जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने मैराथन क्लास की बात की थी, किसके लिए मैराथन क्लास आ रही है, तो गणित के लिए हम लोग मैराथन क्लास की बात कर रहे थे। तो मैराथन क्लास की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एकदम बेसिक सी चीज़ें देखी है। क्या क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि संख्याओं को कैसे काटते हैं, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात किया है। और वो क्लास को देखना जरूरी क्यों था? क्योंकि अगर आपको वो चीज़ आएगा तो आपसे लगभग लगभग पूरा गणित बनना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा गणित आपसे बन जाएगा। गणित मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, ये छोटी छोटी चीज़ बस आपको आनी चाहिए। बाकी सारा काम आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, बन जाएगा अपने से ही। दोस्तों देखिए, गणित के लिए एक जो डर है, एक भय है कि यार गणित मुझसे बनता नहीं है, मतलब मैं गणित में बहुत वीक हूँ, मैं कैसे सुधारूँ, वो सारी चीज़ें इस क्लास से थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू हो जाएगी। इस क्लास में ही पूरा दूर हो जाएगा ऐसा नहीं है। देखिए देखिए, इसके बाद दूसरी टॉपिक आएगा, दूसरे टॉपिक में भी आप देखेंगे अरे इस टॉपिक से मेरे से क्वेश्चन बनने लग गया है। फिर तीसरा टॉपिक आएगा। तो जैसे देखिए अब क्या होगा, तो संख्या पद्धति आज के बाद से आपको लगने लग जाएगा कि संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ईजी रहते हैं और वो हमसे बन जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोग कल आना पड़ेगा। और वो आएगा कैसे? जब आप क्लास को देखेंगे, क्लास को अच्छे से देखना है और इसके क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इतने क्वेश्चन ही आप 2 बार, 3 बार, 4 बार सॉल्व कर डालिए। फिर आपसे क्वेश्चन श्योर है, कोई भी एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे, इवन पीएससी, व्यापम, कोई भी एग्जाम दे, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए, टाइप 1 हम लोगों ने बात किया था कि जब हम लोग टॉपिक देखेंगे, टॉपिक को टाइप में डिवाइड करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट टाइप रहेंगे सारे टाइप कंप्लीट करेंगे। देखिए टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। सीजी व्यापम के एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया है। हम लोग तीसरी चौथी क्लास में इसको पढ़े हुए हैं। बताइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख, 28,576 में 8 का स्थानीय मान बताइए, क्या होगा? तो बोलोगे आप, इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है और हजार ये है। 8 कहाँ पे है? तो 8,000 वाले प्लेस में है ना? तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया हजार। हजार वाले जगह पे है ना ये 8। तो बोलोगे हाँ। इसके बाद में क्या बचे? 3 जगह है, यहाँ पे आप जीरो कर दो, यही तो इसका स्थानीय मान है। कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे इसका क्या बोलता कि इसका जातीय मान बताइए, 8 का यहाँ पे जातीय मान बताइए, तो आप क्या बोलते? जातीय मान मतलब जो वहाँ पे संख्या है वही जातीय मान होता है ना? 8 है यहाँ पे तो 8 का जातीय मान 8। अगर यहाँ पे पूछता 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान भी 2 हो जाता। 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 हो जाता। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है? सबसे पहले आप 7 का स्थानीय मान बताइए। तो 7 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, मतलब आप 7 लिखोगे और उसके बाद में यहाँ पे एक संख्या है तो एक जीरो लिख लोगे, हो गया स्थानीय मान ये। ठीक है। अब जातीय मान क्या है? तो 7 का जातीय मान क्या होता है? 7 होगा। अब यहाँ पे अंतर पूछा है दोनों के मान में, स्थानीय मान ये हो गया और जातीय मान ये हो गया, है ना? जातीय मान ये हो गया। दोनों के बीच में बोला है कि कितना अंतर है, आप अंतर निकाल लीजिए। 10 में से 7 जाएंगे, 3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 6, 63। या फिर 70 में 7 घटा दीजिए, 63 हो जाएगा। डी राइट आंसर। चलिए उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? कितना अंतर है आपको बताना है। 7 एवं 3 के स्थानीय मानों में आपको अंतर बताना है। अब बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा? आप यहीं पे देख सकते हैं 7 है, 7 के बाद में 3 जीरो आपको लगाने पड़ेगा। स्थानीय मान में क्या हो जाता है, जितनी संख्या बाद में रहती है उतना ही जीरो लगा देते हैं। अब अगर यहाँ पे जातीय मान बोलता तो केवल हम लोग 7 ही लिखते हैं, आपको पता ही है। अब यहाँ पे 3 के स्थानीय मान देखिए,
तीन का स्थानीय मान क्या है, 3 है, और उसके बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 3 लिखिए और एक संख्या है, मतलब एक जीरो। यहाँ पे अंतर बोल रहा है, आप घटा दीजिए, जीरो, यहाँ पे 10 में से 3 जाएंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6। आप घटा के देख लीजिएगा, डी राइट आंसर। उसके बाद देखिए टाइप 2। टाइप 1 में ऐसे इक्वेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है बस पता होना चाहिए। टाइप 2, संख्या 150 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बस आपको गुणनखंड इसके निकाल लेते हैं। गुणनखंड कैसे, चलिए इसको भी हमने देखा था, लघुत्तम समापवर्ग आपको आता होगा, बस वैसे ही है ये। 150 है। अब बताइए 150 कौन से संख्या से कट सकता है। बात क्या था, लास्ट में जीरो, मतलब वो 2 से कटेगा। लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14 हो गया, एक यहाँ पे हासिल बच जाएगा क्योंकि ये 15 है, तो एक हासिल बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 हो गया। अब 2 पंचे 10, आया समझ में। चलिए फिर से इसको काटते हैं, यहाँ पे लास्ट में 5 है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, है ना। रूल में क्या है, 0 2 4 6 8 हो तभी कटेगा लास्ट में। अब देखिए 5 है, अब हम तो लोग क्या करेंगे, 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 से काटने की कोशिश क्यों करेंगे कि 3 का जो रूल होता है वो ये बोलता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, है ना। वो रूल अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 7 धन 5। 7 धन 5 क्या होता है, 12 होता है। या फिर आप इसको 1 धन 2 कर लो, जो लास्ट में बचा तो 3 होता है, और 303 तो 3 से कट जाता है, तो सीधी सी बात है 75 भी 3 से कट जाएगा। 3 से काट के देखिए, 3 दूनी 6 और 3 पच्ची 15 हो गया। अब 25 को देखिए, क्या 25 3 से कटेगा, 2 धन 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 होता है, 3 तिहाई 9 हो जाता है। 7 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा नहीं ये, क्योंकि 4 के लिए क्या रूल रहता है कि लास्ट का जो 2 अंक होता है वो 4 से कटना चाहिए, और 4 में जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा सम ही आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। चलिए ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, सीधा सीधा 5 से काट लीजिए। 5 25 हो गया, फिर इसे 5 से, 5 एकम 5। अब इसके गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए, कितने गुणनखंड हैं, कितने हैं। 2 के कितने हैं, तो बोलोगे 2 के केवल 1 है। 3 के कितने हैं, 1 है। 5 के कितने हैं, 2 है। अब देखिए ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। अब अभाज्य किसे बोले हैं, हमने लास्ट क्लास में इसीलिए बात किया था, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात किया था। अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटता है, जो संख्या स्वयं से कटे और जो एक से कटे। जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। दो, दो बताइए किससे कटता है, तो आप बोलोगे 2 स्वयं से भी कटता है और एक से कटता है। 3, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी स्वयं से कटता है और एक से कटता है। 5, 5 भी अभाज्य संख्या है, वो भी स्वयं से कटता है, मतलब 5 5 से कटेगा और एक से कटेगा, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा कि तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। अब इसकी गुणनखंड पूछ रहा है। देखिए 2 कितने हैं, तो 2 केवल और केवल 1 है। 3 कितने हैं, तो 3 केवल और केवल 1 है। 2 कितने हैं, तो 2 केवल 2 है। कितने हो गए, 1 1 2 2 4, 4 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है। अभाज्य, अभाज्य किसे बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2 अभाज्य होते हैं, 3 अभाज्य होते हैं, 5 अभाज्य होते हैं, 7 अभाज्य होता है, 11 अभाज्य होता है, 13 अभाज्य होता है, 17 अभाज्य होता है, 19 होता है, 23 होता है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप उतना रट्टा मत मारिए, बस ये सोच लीजिए कि जो स्वयं से कटता है, मतलब जो स्वयं के पहाड़े में आता है, और जो एक के पहाड़े में आता है वो अभाज्य संख्या होती है। चलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या कुल कितनी हो गई, तो 1 1 2 2 4, 4 अभाज्य संख्या हो गई। चलिए और ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में चेंजेस है। ये हो गया, जो 23 लिखा हुआ है एक्चुअल में 2 की घाते 3 है, और जहाँ पे ये 32 लिखा हुआ है 3 की घाते 2 है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो 2 की घाते 3,
3 की घाते 2 और 5 की घाते 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख के बता सकते हैं। देखिए, 2 अभाज्य संख्या होता है, 3 अभाज्य संख्या होता है, 5 भी अभाज्य संख्या होता है। अब गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, मतलब सीधी सी बात है, 2 जो है वो 3 बार है। 2 की घाते 3 मतलब क्या होता है, 2 3 बार है। ठीक है, चलिए 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है। देखिए यहीं पे सब लिखा हुआ है। 5 कितनी बार है, तो 5 2 बार है। 5 की घाते 2 मतलब 5 2 बार है। आया समझ में? अब संख्या ज्ञात कर लीजिए, 3 2 5 2 7, 7 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब इसे देखने की कोशिश करते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 की घात एक्चुअल में 20 है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। 5 की घाते 4 और 4 की घाते है 2। ठीक है, इसमें अब आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बताइए बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत इजी जी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। हम लोग गणित से डर जाते हैं कि गणित हमसे बनेगा नहीं, इसलिए हम वहाँ पे जब घर पे आते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा बस कर लेते, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो हमसे बन जाता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, 2 की घाते 20 मतलब कहीं ना कहीं 2 जैसे यहाँ पे 3 बार था, तो वैसे यहाँ पे 2 20 बार है। ठीक है, तो आप ऐसे 2 की घाते 20 लिख सकते हैं, ऐसे 20 लिखा रहने दीजिए। ठीक है, 2 20 बार आप ऐसे ही लिखेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। 5 भी अभाज्य संख्या है, ये भी आपको पता है। 5 कितनी बार है, 4 बार है, तो आप 5 भी लिखा रहने दीजिए, 4 बार। अब ये जो 4 है वो क्या अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे 4 अभाज्य संख्या तो शायद नहीं होता। अब बताइए, अभाज्य संख्या का नियम याद आया? जो स्वयं से कटे। 4 तो स्वयं से कटेगा, कोई भी संख्या स्वयं से कटती ही है। 1 से कटे, बिल्कुल 1 से कट रही है, लेकिन ये तो 2 से भी कट जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई। अब ये भाज्य संख्या हो गई, अब इसे हम लोग अभाज्य संख्या में बदल देते हैं। 4 को अगर आप अभाज्य संख्या में बदलना चाहो तो इसका भी गुणनखंड ऐसे निकाल लो। 2 दूनी 4, मतलब 2 की घाते 2, ऐसे आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 4 का गुणनखंड 2 की घाते 2, मतलब 2 दूनी 4 होता है। तो सीधी सी बात आप ऐसे कर सकते हो, 2 की घाते 2 और इसकी घाते यहाँ पे 2, ऐसे आप लिख सकते हो। 4 को आपने इस रूप में लिख लिया, सीधी सी बात है। 4 2 दूनी 4, सेम जैसे क्वेश्चन था वैसे हम लोगों ने लिख लिया। आया समझ? चलिए, 2 की घाते 20 आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। 5 की घाते 4, ये भी हो गया अभाज्य संख्या। अब देखिए 2 हो गया। ठीक है, 2 तो अभाज्य संख्या होता है बिल्कुल, लेकिन अगर दोनों ही चीज़ें अगर घात में हो तो क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है, बताइए। ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 20 4 24 4 28। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 28 हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में जब हम लोग गणित और अच्छे से लग जाएगा तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि आधार अगर सेम होता है तो हम लोग उसकी घातों को जोड़ देते हैं। जैसे कि आधार यहाँ पे सेम का मतलब ये होता है कि 2 की घाते 20 हो और 2 की घाते 4। देखिए यहाँ पे आधार सेम है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सेम है, 2 और 2 सेम सेम तो है। तो हम लोग इसको ऐसे 2 लिख देंगे और इसके जो घात रहती हैं उनको जोड़ देते हैं। 20 और 4 24 हो जाते हैं, तो 2 की घाते 24 हो गया और 5 की घाते 4, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा टोटल घात, है ना। मतलब 28 हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए, बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब हो गया टाइप 3 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको बताना है कौन सी है।
लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप नहीं बता पाओगे, देखा होगा तो बहुत ईजी लगेगा आपको। देखिए, कोशिश करिए, आपके पास टाइम है थोड़ा सा। अगर वीडियो को पॉज करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इकाई में 8 दिख रहे हैं, मतलब ये तो अभाज्य नहीं है, ये तो 2 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इकाई में 8 है, मतलब वो कहीं ना कहीं 2 से कटने वाला है। ठीक है, ये इसे हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब और यार यहाँ पे इकाई में 5 दिख रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद से कटेगा। आया समझ? ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब होना चाहिए कि वो खुद से कटे और 1 से कटे। अब इसे देखते हैं। 1 और 5 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे आप 15 हो जाता है। क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। और 15 हो गया मतलब हम लोग इसे 1 धन 5 कर सकते हैं इसे, और ये हो जाएगा 6, और 6 तो 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। कहीं ना कहीं ये दूसरी संख्याओं से कट रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या नहीं। इसे देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 है, मतलब सीधी सी बात है 2 से नहीं कटेगा, इसे हम 3 से काटने की कोशिश करते हैं। तो 7 और 1 8, 8 2 10, 10 3 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। और 13 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो एक बार इसका चांस है कि अभाज्य संख्या हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। 9 और 8, देखिए पहले तो आपको इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक 7 है, मतलब 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 0 रहता तो भी कहीं ना कहीं 10 से कट जाता, मतलब ये 2 से, 5 से और 10 से, इस सब से नहीं कटेगा। तो इसे हम कोशिश करेंगे पहले कि 3 से काटने की। 3 से काटने का रूल क्या होता है? 9 और 8 17, 17 7 24, 17 7 24 होता है। 3 से काटने का रूल जोड़ना रहता है संख्याओं को, तो अंकों को आप जोड़ेंगे। 2 धन 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। बचा क्या? बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एक लेंथी मेथड होता है कि आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर दे जाएं, 1059 के आप गुणनखंड निकालें फिर इसको सॉल्व करें। कोई मतलब नहीं है, आपको पीएचडी करना नहीं, आपको समझाना है नहीं किसी को, बस आपको वहाँ पे गोला लगाना रहता है, गोला आपको लगाना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये क्या करिए कि यहाँ पे आंसर हमारे सामने है, यहीं पे हम लोग दिमाग लगाएं और गोला लगा दें बस। तो आप यहीं पे दिमाग लगाइए, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेट करते जाइए और आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, है ना। उसके बाद ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। देखिए अब 10 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्या 11 अभाज्य संख्या होती है? देखिए 10 तो नहीं होती, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये बहुत सारी संख्याओं से कटता है। और अभाज्य संख्या का रूल आपको पता होना चाहिए कि जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, खुद से कटे। तो 10 तो नहीं होगा, ठीक है। 11 आप देखो, 11 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटता, तो 11 हो गया पहला। उसके बाद 12 है, 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। फिर 13, हाँ 13 भी अभाज्य संख्या होती है, आप देख लीजिएगा। फिर 14, 15, 16, 17, 17 आप देखोगे तो 17 भी अभाज्य संख्या होती है, ये खुद के टेबल में और 1 के पहाड़े में आती है। उसके बाद देखोगे 19, तो 19 भी खुद के पहाड़े में आती है और 1 के पहाड़े में आती है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर आप देखोगे 20, 21, 21 को आपको लगेगा क्या 21 अभाज्य संख्या है, लेकिन नहीं है। 1 के पहाड़े में आती है, बिल्कुल आती है। 2 के में नहीं आती, 3 क्या में आती है, 3 सत्ते 21 हो जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 के पहाड़े में भी आ जाती है ये, और खुद के पहाड़े में भी आ जाती है, इसलिए 21 अभाज्य संख्या नहीं है। आप देखोगे 22 को, तो 22 के लास्ट में 2 है, इसलिए नहीं होगा। 23 को देखोगे तो 23 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना था, कितनी अभाज्य संख्या है बताइए। 1 2 3
4 और ये 5 हो गया। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 5। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? बताइए, यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? सबसे पहले आप 2 का रूल लगाएंगे। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई में 2 4 6 8 होना चाहिए। और जब आप सॉल्व करते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कोशिश करिए कि यहाँ पे उसका आंसर आपसे बन जाए। नहीं बनता, आप आगे का देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम ये तो समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो 2 से कट रही है या फिर 5 से कट रही है। आपको इकाई का अंक ही देखना है हमेशा, है ना? सीधी सी बात है, 2 से नहीं कट रही है, 5 से नहीं कट रही है, 10 से नहीं कट रही है, यही मेन होते हैं। नहीं कट रही है, सबसे बड़ा हथियार कि आपको 3 को उठाना है। 3 का रूल क्या होता है? तो 3 का रूल बोलता है कि अंकों का योग करिए, और अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि अभाज्य संख्या एक संख्या है जो कि अभाज्य नहीं है, बाकी सारी संख्याएं अभाज्य हैं। चलिए कोशिश करते हैं इसे। 9 3 12, 12 4 16 है। 16 क्या 3 के पहाड़े में आती है? तो आप बोलोगे नहीं आती, ये एक अभाज्य संख्या है। 3 4 7, 7 3 10, 10 3 के पहाड़ी में आती है? तो बोलोगे 3 के पहाड़ी में तो 10 आता नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या हो सकती है। फिर इसको देखिए, 3 3 6, 6 2 8, ये भी 3 के पहाड़ी में नहीं आता, ये भी हो सकता है। इसको देखिए, 7 4 11, 11 5 16, ये भी 3 के पहाड़ी में नहीं आता, मतलब ये 3 के पहाड़ी में नहीं आती, मतलब ये चारों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। चलिए अभी हम लोग लेकिन हमें तो एक संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी और दिमाग लगाएंगे। 3 से नहीं कटी, 3 से हमारा आंसर आया ही नहीं, है ना? अब किसका दिमाग लगाएंगे? अब किससे सॉल्व करेंगे? तो उसके बाद हम लोग जाते हैं, एक दूसरी अभाज्य संख्या पकड़ते हैं जिसका नाम रहता है 7। 7 से कोशिश करिए कि क्या ये 7 से कटेगा कोई? तो 7 से काटने का नियम क्या था? इकाई वाली संख्या को दोगुना करेंगे और बाकी जो बची संख्या रहती है उससे घटा देती हैं। तो इकाई का अगर आप दोगुना करेंगे तो 9 का दोगुना क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 43 से आपको 18 को घटाना है। 43 से 18 घटाएंगे तो कितना होगा? 13 में से 5 जाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 जाएंगे 2। 25 7 के पहाड़ी में आता है? तो आप बोलोगे नहीं आता, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी, ये तो एक अभाज्य संख्या हो गई। चलिए इसको देखिए, इसका भी इकाई का अंक दोगुना करिए। इकाई का अंक दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया। अब 34 को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 34 में से आप 6 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 28 के 7 के पहाड़े में आता है? तो बोलोगे 7 चौकी 28, हाँ ये तो कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है। ये देखिए, 1 से कटा, 343 से भी कटा, मतलब 1 से भी कटा और खुद से कटा और 7 से भी कट गया, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे इसको बोलेंगे बी, ठीक है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, आपको समझाना है मुझे। अगर इसको सॉल्व करना रहता तो यहीं पे हम लोग तुरंत यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? तो आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, सारे रूल को जब जितने रूल हैं सब आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। और कब फिट होंगे? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे यही छोटी छोटी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप यहीं पे इतने में ही आंसर ला लोगे, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब टाइप नंबर 4 आ गया। ये देखिए, इसका रूल भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ये क्या बोल रहा है कि देखिए, इकाई, फिर यहाँ पे हैशटैग स्टार लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर 5 3 7 6 ये है। और ये बोल रहे हैं पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। यहाँ इसको पूरा का पूरा 9 से भाग जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जो स्टार वाला पोर्शन है, स्टार के स्थान पर कौन सा सबसे छोटा अंक होगा, यहाँ पे हम लोग क्या अंक ऐसा ले लें कि पूरा का पूरा 9 से कट जाए। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से समझाता हूँ आप लोग को। ये जो यहाँ पे स्टार वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक कोई संख्या ऐसी लेनी है कि जो कि 9 से पूरा का पूरा कट जाए।
अब ये जो यहाँ पे संख्या लेनी है वो यही संख्याएं होंगी, 4, 5, 7, 9। इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पे मैं रख दूं कि 9 से कट जाए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। देखिए इसके पहले आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। करना क्या है आपको, 9 का रूल। 9 का रूल क्या बोलते हैं, चलिए मैं 9 का रूल नहीं समझाता हूँ आपको, थोड़ा समझा देता हूँ। 9 दूनी 18, इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। 9 अतिरिक्त 27, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 9 छक्के 54, हो गया। आप देखोगे ये तो 9 है, और इसके अंकों को जोड़िए तो बोलोगे 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है। 2 और 7 कितना होता है तो बोलोगे ये भी 9 होता है। 3 और 6 कितना होता है, ये भी 9 होता है। 4 और 5 कितना होता है, ये भी 9 होता है। 5 और 4 कितना होता है, ये भी 9 होता है। फिर आप 63 करोगे, 9 सत्ते 63, तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। मतलब 9 का पहाड़ा जब भी हम पढ़ेंगे तो हमेशा अंकों का जो योग होता है वो हमेशा 9 आता है। ठीक है, अब हमें अंकों का योग 9 चाहिए। क्या कर ले यहाँ पे हम लोग कि अंकों का योग 9 हो जाए। तो आप देखोगे 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, कितना हो गया तो बोलोगे 22 हो गया है। और हमें अभी क्या चाहिए, तो हम क्या जोड़ दें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है और ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि 9 भी विभाजित हो जाए। तो आप बोलोगे 22 में अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। और 27 आता है 9 के पहाड़े में। आता है या नहीं आता है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आता है ना। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो संख्या दी हुई है यहाँ पे हमें 5 लिखना पड़ेगा। और उसका रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। 27 आएगा तो 9 से कट जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। आया समझ। चलिए और आगे देखते हैं। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या है, 9 के पहाड़े में आपने देखा कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है वो तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो ही जाएगी। तो हमें अब यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है, इसे अगर हम 9 से विभाजित करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम अपना रूल क्या लगाए, पूरी संख्याओं को जोड़ दिए। पूरी संख्याओं को जोड़े तो हमारा आया कितना, 22 आया। और हमें चाहिए कितना, 27 चाहिए, कम से कम 27 चाहिए। फिर 27 नहीं तो 36 चाहिए था, 36 नहीं तो 45 चाहिए था। तो हमें कम से कम क्या जोड़े, तो आप बोलोगे अगर हम 27 बनाना है तो हमें 5 जोड़ देते हैं। 22 में 5 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा और 27 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 कर दिया। चलिए आगे। यदि संख्या, फिर देखिए एक ही संख्या दी हुई है, यहाँ पे लगा हुआ है स्टार। यहाँ पे एक संख्या हमें ऐसा लिखना है और यही चारों में से कोई ना कोई आएगा। पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी संख्या होगी। सोचिए, 11 का रूल हमने लास्ट क्लास में बात किया है, मैराथन नंबर 1 में। चलिए बताता हूं आपको। 11 का रूल ये बोलता है कि जो सम स्थान की बात हो रही है, सम स्थान और सम संख्या में डिफरेंस होता है। आप वही बोल सकते हैं, लेकिन सम स्थान और सम संख्या थोड़ा सा यहाँ पे डाउट जरूर होगा। सम स्थान अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मैं पहले स्थान की बात करता हूँ। यहाँ पे इकाई दहाई, मतलब ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। यहाँ पे 7 संख्याएं हैं, है कि नहीं है, तो बोलोगे है। लेकिन अब देखोगे सम स्थान, मतलब ये कहीं ना कहीं 2 सम होता है, ये सम स्थान हो गया। 4 सम होता है, ये सम स्थान हो गया। 6 सम होता है, ये सम स्थान हो गया। तो सम स्थान पर जो जो संख्याएं लिखी हुई है उनको जोड़ दीजिए। हमारा रूल यही बोलता है कि जो सम स्थानों पे जो जो संख्या लिखी हुई है उनको जोड़ दीजिए, और ऋण जो विषम स्थानों पे संख्याएं लिखी हुई है उनको घटा दीजिए। सम स्थानों से विषम स्थानों पे जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनको घटाना है। अब देखिए सम स्थान पे क्या क्या है, तो यहाँ पे तो पहली बात तो स्टार है। चलिए हम लोग स्टार को स्टार ऐसे गोला कर देते हैं। प्लस 4 के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल 2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 6 की जगह पे देखिए 6 सम स्थान है, सीधी सी बात आपको पता है। तो इसकी जगह पे क्या है, 8 है, यहाँ पे लिखिए 8। चलिए ये हो गया सम स्थान पूरा का पूरा कंप्लीट। अब विषम स्थान देखिए, 1 है ना, यहाँ पे 1 3 5 7, इसके स्थान पर देखेंगे तो 8 है, 7 है, 3 है, 4 है। 8
धन 7 धन 3 धन 4, जोड़ दीजिए। 8 2 10, ठीक है 10, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, इसको डिब्बा बना रहने दीजिए इसको। अब इसको जोड़िए, 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22 हो गया। क्या हो गया? ये 22 हो गया, ठीक है 22 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 10। अब हम क्या करें कि यहाँ पे 11 से पूरा विभाजित हो जाए। तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर सम स्थान ऋण विषम स्थान हम लोग करेंगे, इनके उनको घटाएंगे, तो या तो 11 आए, या तो 0 आए, या तो 11 आए, या फिर 11 का गुणा जाए। जिससे 11 गुणा क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौके 44, ऐसे सब चीज़ आए तो वो संख्या कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे एक लिखते हैं, एक लिखते हैं, तो आप देखोगे 10 धन 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाता है, और ये ऋण हो जाएगा 22। अब 22 में से आप 11 घटाओगे तो कितना आता है? तो बोलोगे आप 11 आता है ना, ऋण 11 आता है, मतलब आप 11 ही मान के चलिए, वो भी 11 ही है, ठीक है। तो 11 आता है, मतलब कहीं ना कहीं 11 का ये गुणज हो जाएगा, और हमें हमें यहाँ पे क्या करना है? तो एक ही लिखना है। चलिए फिर से समझाता हूँ इसको। क्या करना है आपको? सम स्थान की संख्याओं को लिखना है, सम स्थान की संख्याओं को आपने लिख दिया, फिर उनको जोड़ना है, फिर ऋण विषम स्थान पे जो संख्या है उनको लिख दीजिए और उनको भी जोड़ दीजिए। फिर जोड़ के हमें क्या करना रहता है यहाँ पे कि इनको जो अंक, जब इनको हम लोग आपस में घटाएंगे तो या तो 0 आए, या तो 11 का गुणज आए। 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा आपको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा ये बड़ी संख्या दिख रही है, ये छोटी संख्या दिख रही है, हमें कुछ भी करें हमें 11 का गुणज दिखना चाहिए या फिर 0 दिखना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि 10 तो ऑलरेडी था, हम अगर इसे एक और जोड़ देते यहाँ पे तो 11 हो जाता, और ये 11 की पहाड़ी में आ भी जाता है। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे 1 कर दिया, हमारा डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो था पुराना वाला, ये भी सीजी व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है। आप देखेंगे व्यापम को सब टफ मानते हैं कि व्यापम का जो क्वेश्चन रहता है बहुत टफ होता है। देखिए आप व्यापम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? इसे 2-3 बार करेंगे तो आपको एकदम ऐसे लगेगा यार तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन पे ही सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए इसको देखने की कोशिश करिए। 99 से पूर्णतः विभाजित है। कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 99 से पूर्णतः विभाजित है? कोशिश करिए बस, अगर कोशिश करते हैं नहीं बनता है बिल्कुल कोई बात नहीं, बस कोशिश करना जरूर है आपको। तो आप बोलोगे 99 बहुत भारी भरकम काम है, इतना हमें 99 का पहाड़ा तो सीखना ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है 99 का पहाड़ा सीखने के लिए। हम क्या कर सकते हैं इसको, 11 या 99 होता है या नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ 11 या 99 होता है। 11 और 9, 11 और 9 का गुणा करोगे तो 99 आएगा। अब बस हो गया, आपको इतना आ रहा है बहुत है। और 9 और 11 का विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। अभी हमने देखा है, ये 11 का यहाँ पे देख लिया और पुराने वाले में 9 का देख लिया है। चलिए 9 की विभाजिता का नियम और 11 की विभाजिता, सबसे पहले आप 9 का देख लीजिए, बहुत ईजी पड़ता है वो। 9 8 17, 17 6 23, 23 4 27। हाँ यार ये तो कर सकता है, ये 9 से जरूर कट जाएगा। इसको देख लीजिए, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए सबसे पहले कि कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, उसके बाद 11 वाला देखेंगे। इसको देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, ये भी 9 से कट जा रहा है। इसको देखिए 5 5 10, 10 11, 11 9 20, 20 10 30, ये नहीं कटेगा। उसका इसको देखिए जल्दी से जल्दी आप जोड़ने की कोशिश करिए। क्या मैं आपको बोल रहा था, जोड़ना घटाना गुणा भाग जितना जल्दी आएगा, जितना अच्छे से आएगा आपको गणित वह उतना ही जल्दी से बनेगा। बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती गणित में। 6 4 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 4 24, सीधी सी बात है ये भी नहीं कटेंगे। यही दोनों में से हमें अब 9, ये दोनों 9 से कट रही हैं, अब हमें 11 से ये दोनों को काटना है। कौन सी संख्या ऐसी रहेगी जो 9 और 11 दोनों से कट जाएगी, वही 99 से कटेगी। अब आप 11 का रूल लगाइए, सम स्थान पे देखिए, सम स्थान ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सम स्थान हो गए 8 6 14, 14 4 18, और विषम स्थान देखिए 9 धन 0 धन 0,
18 में से 9 घटाओगे तो आएगा क्या, 9 आएगा। और ये 11 से नहीं कटता है। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, या तो 0 आता, या तो 11 आता, या तो 22 आता, या तो 33 आता, या तो 44 आता, ऐसे आना चाहिए था। अब देखिए इसको इसको आप राइट कर सकते हैं, यहीं पे राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अब समझा देता हूँ, बाकी आपका आंसर यही होगा। 4 4 8 8 1 9, बिल्कुल हो गया 9। सम स्थान वाले हमने घटा जोड़ दिया। अब देखिए 5 3 8 8 1 9, 9 में से आपने 9 घटा दिया जो विषम स्थान पे है। 9 में से आपने 9 घटाया तो आपका आंसर आया 0, और जो 0 आया मतलब ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आया समझ? बस आपको रूल बस आपको आना चाहिए था बस। चलिए, आप देख रहे होंगे इतनी भारी भरकम से क्वेश्चन सीजी व्यापम के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आप कितना इजीली बना पा रहे हैं। टाइप नंबर 5 को आपको देखना है। ये 232 गुणित 879 गुणित 856 गुणित 202 गुणित 570 में इकाई का अंक क्या होगा। कितना बड़ा सा क्वेश्चन, आप इसे गुणा करोगे? बिल्कुल गुणा नहीं करना है, सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले आप। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, फ्री पीडीएफ मिलता है, कोई चार्ज नहीं रहता, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अच्छे से आप वहाँ पे नोट करते जाइएगा। यहाँ पे नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, आंसर नोट करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलिए इसको हम बता देते हैं क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ 12 गुणित 5 गुणित 7, ऐसा मैं लिख लिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं 12 पंचे 60, 60 गुणित 7, तो कितना हो जाएगा, 420 आ जाएगा। और आपको इकाई का अंक तो पूछ रहा है, तो इकाई का अंक बोलोगे 0 आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि 2 गुणित 5 गुणित 7, तो बोलते 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, इसमें भी इकाई का अंक 0 ही आ रहा है। तो हम क्यों फालतू में ये जो दहाई वाले अंक हैं इनको भी गुणा करें, हम केवल और केवल इकाई वाले अंकों को गुणा करेंगे, सबसे अच्छा है वो। क्योंकि हमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें। करना क्या है, इकाई वाले अंक को देखिए, जो भी होगा वही आएगा हमारा आंसर। इकाई वाले अंक को गुणा करिए, 2 निया 18, 18 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 18 छक्के 108 हो जाता है। 108 हो गया। अब 10 को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इकाई में क्या हुआ, 8 बचा। ठीक है, यहाँ तक में ये आया था ना। 8 में 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, क्या हुआ, 16 हुआ। आप देखेंगे इसको भी हटा दीजिए। अब क्या हुआ, 16 में 0 का गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 0। 6 में 0 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। हमें कुछ नहीं करना है, इकाई का जो अंक है उसको ही गुणा करना रहेगा बस। चलिए फिर से एक बार बताता हूँ। 2 निया 18, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 होता है, बिल्कुल आपने 108 लिख लिया। क्योंकि अब इसके बाद अगर आप इसका 2 का गुणा करोगे तो 216 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें भारी भरकम चीज़ों में नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं दहाई वाली संख्या सैकड़ा वाली संख्याओं को लिखने का। आप 8 लिख लीजिए। अब यहीं पे आप 8 लिख सकते थे, 8 दूनी 16 कर सकते थे, 16 आया तो 6 बचा हमारा, है ना। आप 16 में आप 1 को हटा दीजिए, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 में 0 का गुणा कर दीजिए, 0 आया। बस हमें इकाई इकाई देखना है और कुछ नहीं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि 459 गुणित 46 गुणित 200, यहाँ पे एक संख्या है, गुणित 484 के गुणनफल के इकाई के स्थान पर 2 है। हमें पूरा का पूरा गुणा करना है और इकाई के अंक पे 2 आना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। फूड इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, सोचिए 2021 के फूड इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। चलिए, क्या मैंने बोला था, इकाई में हमें 2 चाहिए। क्या करेंगे हम, इकाई इकाई वाले अंकों का गुणा करेंगे। 9 छक्के 54 हो गया, लास्ट में क्या है, 4 है, बिल्कुल 4 है। अब यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा रुक देते हैं, इसको रख देते हैं यहीं पे। अब 4 आया, यहाँ से यहाँ तक गुणा करने का, बिल्कुल 4 का अब इससे गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16,
है ना। 4 चौके 16 हो गया। इकाई में क्या आया, तो आप बोलोगे 6 आया है ना। और हमें यहाँ पे एक संख्या चाहिए थी, ये वाली संख्या, और क्या आ रहा है लास्ट में, तो 2 आ रहा है। तो अब बताइए आप क्या करोगे यहाँ पे। अगर आप 6 में 2 का गुणा कर दोगे तो 6 दूनी 12 है, 12 हो गया, इकाई पे आ गया ये। बिल्कुल यहाँ पे 2 आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे 2 तो लिखा ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, अरे यार 6 पे हम लोग और किसका गुणा कर दें कि 2 आ जाए। 2 हमें इकाई पे चाहिए। तो आप बोलोगे अगर मैं 6 का 3 में गुणा करूंगा तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 8 होगा, इकाई पे तो 2 चाहिए। 4 का गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा, इकाई पे 4 आ रहा है। 5 का करोगे तो 0 हो जाएगा, 6 का करोगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, 7 का करोगे तो 6 सत्ते 42 हो जा रहा है। और इकाई पे क्या आ गया, 2 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42। आया समझ। चलिए एक बार फिर से, 9 छक्के 54, 4 आए इकाई में। अब इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि इकाई वाला अंक हमें इसका नहीं पता है, इकाई का हमें गुणा करना है अभी। 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 6 आया इकाई में, बिल्कुल 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 6 में किसका गुणा कर दें कि हमें 2 मिल जाए। तो 6 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 मिल रहा है, और 6 में 7 का गुणा करते हैं तो 2 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 हो जाएगा, बी राइट आंसर। अब टाइप नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा, ये वाला जो टाइप है इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे लास्ट वाले से तो हल्का सा टफ है, लेकिन एकदम टफ नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अब इसको समझाने के पहले मैं अगर थोड़ा सा आपको बेस में ले चलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेस क्या है थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक्चुअल में क्या है पता है, 1524 गुणित 81 है ये। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये भी 173 है। क्या है ये, 173 है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अब इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। अगर मैं 2 की इकाई के अंक की बात करूँ कि 2 का एक बार गुणा करोगे तो 2 आएगा, जब 2 का 2 बार गुणा करोगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 होता है। फिर जब 2 का 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 होता है। फिर जब 2 का 4 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाता है। इकाई में क्या आया, 6 आया। इसको आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 6 लिखा रहने दो। फिर देखो, फिर जब 2 का 5 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 होता है। फिर उसके बाद 2 का जब आप 6 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, 32 दूनी 64, कहीं ना कहीं लास्ट में 4 आया। फिर आप 2 का और गुणा करिए, यहाँ पे लिखते जाते हैं सबसे अच्छा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब 3 बार गुणा करोगे तो फिर 16 होता है, फिर 32 होता है, फिर 64 होता है, फिर 128 होता है 2 की घाते। अगर आप 7 बार गुणा करोगे तो, जब 8 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, तो 256 हो जाएगा। और जब 9 बार गुणा करोगे तो 512 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। 2, 4, 8, 6 यहाँ तक सही है। फिर आप देख रहे हो फिर वही चीज़ आ गया, 2, 4, 8, 6, अरे वाह वही चीज़ आ गया। फिर आप यहाँ पे और आगे करते जाओगे तो सेम वही चीज़ आ रहा है। मतलब ये 4 के बाद रिपीट हो रही इकाई वाली अंक, 4 के बाद इकाई वाली जो संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही हैं। क्या ये 2 के केस में है और किसी केस में नहीं है, सब के केस में यही होता है। मतलब आप 3 का भी देख लीजिए, 3 एक कम 3 होता है, 3 तिहाई 9 होता है। फिर जब 3 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना होगा, तो 3 तिहाई 9 त्रिक 27 हो जाएगा। फिर 27 त्रिक 81 हो जाएगा जब आप 4 बार गुणा करोगे 3 का। फिर जब आप 5 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 81 त्रिक हो जाता है 243, ठीक है। फिर आप 6 बार गुणा करोगे 3 का, तो इसमें आप 3 का गुणा कर लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। तो आप इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4 के बाद 4 तक हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ भी 3, फिर देखिए ये 9, उसके बाद और आप करेंगे तो यही चीज़ें फिर से रिपीट होने लग जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर घात में 4 आ गया उसके बाद फिर से, मतलब अगर कोई चीज़ 4 बार ही जाती है उसके बाद वो रिपीट होना चालू हो जा रही है।
हो जा रही है कि नहीं हो जा रही? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना, हो रही है। चलिए अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसके साथ आप रिश्ते नाते तोड़ दो, इसको अकेला कर दो, क्योंकि ये इकाई बोल रहा है, इसको अकेला कर दिए। अब आपको देखना क्या है, 4 और 4 की घाते 4, क्योंकि 4 की घाते आप 4 कर लोगे, मतलब कोई ना कहीं ऐसी जो संख्या रहेगी कि आपको 4 की घाते 1, 4 की घाते 2, 4 की घाते 3, 4 की घाते 4, 4 की घाते 5, यहाँ तक तो सही रहेगा। उसके बाद फिर ये 4 की घाते 1 से स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, सेम सेम वही होता रहता है। तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे 2 वाले रूल से कि 4 कोई भी संख्या जो उसका घात जब 4 होता है, यहाँ पे 2 की घाते आप 4 लिख सकते हैं। फिर 2 की घाते यहाँ पे देखेंगे 8, 2 की घाते 8 होता है। तो जब भी हमें 4 होता है, 4 के बाद जो 8 होता है, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 की घाते 12 होता है, रिपीट होने लग जाता है। तो कोई मतलब नहीं है हमें बार बार लिखने का। तो यहाँ पे मैं चीज़ें आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप 4 को 81 बार लिखोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा आप क्या करिए, आपको पता है कि 4 को अगर हम लोग 4 बार लिखेंगे, उसके बाद जब 5वें पे जाएंगे तो फिर 4 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जो इकाई का अंक रहेगा वो। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको कि 4 की घाते 4 लिख लेता हूँ, और हमें 4 80 बार लिखना था, तो मैं क्या कर दिया, 81 बार लिखना था, तो 4 की घाते 4 और 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 लिख लूँगा। तो आप देखोगे, 1 मिनट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। 4 की घाते 1 ऐसे अगर लिखता हूँ तो बोलोगे ये समझ नहीं आया मुझे, 4 की घाते 81 है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख दिया, आपने क्या लिख दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, 4 है और 20 चौके 80 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे एक और है तो 81 हो गया। 4 की घात 81, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया। इसका रीज़न क्या है कि आपको 4 की घात 4 में, क्योंकि रिपीट हो रही हैं चीज़ें, और रिपीट हो रही हैं इसलिए हम लोगों ने इस फॉर्मेट पे उसको लिखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 की घाते 1 में क्या आता है, तो बोलोगे 4 आता है। 4 की घाते 2 में तो इसके 4 चौके 16 हो जाएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की घाते 3 में देखोगे तो 4 चौके 16, चौके 64, 4 आएगा। 4 की घाते 4 में इकाई का अंक आएगा 6। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 2 2 पे भी रिपीट हो रही है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, उतने में नहीं जाना है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सब में रूल लग रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 में भी लग रहा था, ये 3 में भी लग रहा था, 4 में भी लग रहा था, सभी में लगेगा। ये 4 के बाद रिपीट होना ही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 6, मतलब ये जो 4 की घाते 4 है, इसका जो वैल्यू है वो 6 ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर आप घात करके देख लोगे, गुणा करके देख लोगे, तो 4 की घाते 4 में हमें क्या मिलेगा, उसका इकाई का अंक तो 6 मिलेगा। कैसे मिला, आपने 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 4 बार लिखा, बिल्कुल लिखा। 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 हुआ। इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ का ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, 6 आ गया। अब 4 की घाते 1, 4 की घाते 1 में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 4 की घाते 1 मतलब 4 का एक बार गुणा करोगे और क्या हो जाएगा, 4 ही होता है। और यहाँ पे बीच में गुणा है तो 6 चौके 24 हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, देखिए इसका आधार और इसका आधार सेम है, बिल्कुल है, इसलिए हम लोगों ने जस्ट अभी जोड़ा था, वहाँ पे लास्ट में हमने एक बार बात किया था अभी, तो उसमें हम लोगों ने बोला था अगर आधार सेम होता है, एक ही घाते m गुणित एक ही घाते n, अगर आधार सेम हो, घात अलग अलग हो, तो हम लोग आधार को सेम लिख लेते हैं और घात को जोड़ देते हैं। ऐसा लिख लिया, हम लोगों ने जस्ट उल्टा कर दिया। यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मेट पे था, जोड़ा हुआ था, हम लोगों ने उसका अलगाव कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अलग कर दिया। अलग करने का पर्पस भी यही था कि हमको अलग करना था, क्योंकि 4 की घाते 4, फिर उसके बाद 4 4 के बाद रिपीट हो रही है, इसलिए उसको अलग कर दिया। और जहाँ पे अलग हो गया, मतलब ये रिपीट नहीं हो रही, उसको अलग कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें कब समझ आएगी आपको, और समझ आएगी जब आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते जाओगे। अगर पहली बार पढ़ रहे होगे, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट जरूर हुआ होगा आपको। अब इसको देखते हैं, देखिए यहाँ वाला जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही है, बस आपको वही मेथड लगाना है। थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला है जो ये क्या बोल रहा है, तो ये 7 7 ऐसे लिखा हुआ है,
और 7 की घाते 1 अगर आप देखोगे तो 7 होता है, 7 की घाते 2 देखोगे तो 49 होता है, तो 49 ऐसे आप लिख लीजिए। 7 की घाते 3 देखोगे तो 49 कितना होता है, 49 सॉरी है ना, 7 49, 49 343 होता है। फिर 7 की घाते 4 करिए, 7 की घाते आप 4 करोगे, गुणा करोगे, फालतू में कोई मतलब नहीं है ना। अब इसी में ही 7 का गुणा कर दीजिए, 7×3 = 21, मतलब लास्ट में 1 आ जाएगा। आपको इतना ध्यान ध्यान देना है। इकाई इकाई का मैं गुणा कर रहा हूँ। 7 है, यहाँ पे 2 7 आ गया, देखिए 7 की घाते 2, मतलब कहीं ना कहीं इसमें 2 बार 7 आया, तो 7×7 = 49। आप इकाई इकाई का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। इकाई का अंक मैं बोल रहा हूँ बस। इसमें जब आप 7 का गुणा करेंगे, 9 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 9×7 = 63, 3 आ रहा है। फिर इसमें भी जब आप 7 का गुणा करेंगे तो 1 आ रहा है लास्ट में, बिल्कुल 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भी अलगाव कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, 7 बस को लिखा रहने देते हैं। 7 की घाते 4, 7 की घाते जब भी कभी 4 होगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, मतलब उसका जो इकाई का अंक रहेगा वो 1 ही आएगा। अब आप देखोगे 173 है, 173 है, क्या 173 पूरा 4 से कट रहा है, मतलब हमें 4 4 का ग्रुप बनाना है। 4 का ग्रुप बना लेते हैं 173 के लिए, तो आप 4 से इसको भाग दे देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमें 4 4 का ग्रुप बनाना है इसलिए। तो 4 चौके 16 हो गया, 1 आया, फिर यहाँ पे 3 बचा, 3 को लिख लेंगे, और 4/3 हो गया 12 है, हासिल आया, सॉरी घटाने पे आया 1, मतलब ये 43 बार जाएगा। तो 7 की घाते 4 जो है वो 43 तो इसका जोड़ा बनेगा। जैसे इसका जोड़ा यहाँ पे बना 4 एक बार, इसका इसका 4 लोगों का एक बार जोड़ा बन गया, फिर इसका ऐसे वैसे इसका 43 बार बनेगा। गुणित 1 बच जा रहा है, तो 7 की घाते 1 ऐसे आपको लिखना है। ये फॉर्मेट में लिखना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा सा। बाकी तो आप लोगों ने देखा बहुत ईजी है सब कुछ, तो थोड़ा सा मेहनत का काम है। अब आप लोगों को ये समझ आया होगा कि 7 की घाते 4 है, उसका इकाई का अंक 1 होता है, तो ये जो पूरा का पूरा है यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया, इसका 1 हो जाएगा। और 7 की घाते 1 करोगे तो कितना होता है, 7 की घाते 1 की वैल्यू होती है 7, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह आप लोगों ने बीच में गुणा कर दिया, 1×7 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट होता है तो हम लोग इसको फिर से समझा देंगे, आप बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए, टाइप नंबर 7, अब 7 पे आगे आते हैं कि 7 जो टाइप है वो क्या बोल रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका जो योग है वो 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। पहली चीज, पहला एक बेसिक मेथड आप सीख लीजिए, बेसिक एकदम बेसिक, कैसे हम इस आज तक समझते आए हैं। दो संख्याओं का योग अंतर जो है वो 14 है, दो संख्याओं का जो योग है वो 20 है, मतलब कोई भी संख्या हो जाती है। वो मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। क्या बोल रहा है, a ऋण b, दो संख्याओं का अंतर। अगर a से हम लोग b को घटाएंगे तो 14 आ रहा है, और उनका योग, अगर a को हम लोग a के साथ b को जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। चलिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते आए थे वैसे ही आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। बेसिक मेथड है। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको ऐसे सेम लिखा रहने दें और जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऋण भी धन भी कट जाएगा ये, और a कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। a और a 2a हो जाएगा, ऋण भी धन भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। और बराबर ये 14 और 20 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। तो 2a बराबर 34, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 34/2 बराबर 17 हो गया। क्या हो गया, 17 हो गया। a बराबर 17 हो गया। अब क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग इस समीकरण में a का मान रख देते हैं। 17 धन b बराबर
20। किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हैं, नहीं ठीक है। तो हमने बी वाले में रख दिया। 17 धन बी बराबर 20। तो आप बी को यहीं पे लिखा रहने दीजिए। इसको नदी पार कर आ रही है, नदी है, नदी पार कर आ रहे हैं, तो इसका जेंडर जो है वो चेंज हो गया। ये प्लस में था, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में है। इसको उधर जाओगे तो ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 20 ऋण 17 हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा 3। तो ए बराबर क्या हो गया 17, बी बराबर क्या हो गया 3, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि उनका गुणनफल ज्ञात करिए। तो 17 और 3 का गुणनफल, मतलब ए और बी का गुणनफल, 17 गुणित 3 का गुणनफल, 17 तिरिक 51। सी राइट आंसर हो गया। ठीक है। आप लोग इसे कैसे और सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग ले जाओगे तो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, थोड़ा सा जोड़ा बनाने की कोशिश करना चाहिए था यहाँ पे आपको। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे गुणनफल बोला है, मतलब ये गुणनफल को, दो संख्या का गुणनफल 56 होना चाहिए। ठीक है, और 56 गुणनफल हो, और उनको अगर आप जोड़ो घटाओ, अगर घटाओगे तो 14 आए और जोड़ोगे तो 20 आए। अगर मान लीजिए मैं दो संख्या लेता हूँ, 8 सते 56 होता है, तो बोलोगे हाँ इनका गुणनफल, गुणनफल तो बोला है, तो गुणनफल आप देखोगे 8 सते 56 हो गया। लेकिन जब इनको घटाओगे तो 8 में से 7 घटाओगे तो 1 आ रहा है, मतलब ये हमें क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं। दो संख्या का गुणनफल 49, बहुत सही, लेकिन इनका अंतर जो है वो 14 होना चाहिए। अब इसका आप कोई भी दो संख्या अपने हिसाब से इमेजिन करिए, तो बोलोगे 37 में ले लेता हूँ। तो जब इसको जोड़ोगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन ये तो 14 ही आ रहा है। इसको घटाओगे तो 14 आना चाहिए, लेकिन इसमें घटाओगे तो 0 आएगा। आपस में घटाओगे, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम करें ऐसे, तो कोई भी दो संख्या लीजिए, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा क्या, 3 17 तरीके 51 हो जाता है। 3 गुणित 17 या 17 गुणित 3 करेंगे, बात वही है। 17 तरीके 51, गुणनफल करने पे 51 आ रहा है, घटाने पे 17 में से 3 घटाओगे तो 14 आ गया, जोड़ोगे तो 17 धन 3 20 हो गया। आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसको आप देखोगे, मान लीजिए किसी भी संख्याओं से गुणा करिए, 9 छक्के 54, मान लीजिए ऐसा आप लोगों ने गुणा कर दिया। अब इसको आप घटाओगे तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसे, जब आप थोड़ा सा और मास्टर हो जाओगे, जब क्वेश्चन को और सॉल्व करने लग जाओगे, सीख जाओगे, इसी चीज़ को बार बार करोगे, तो अब ऑप्शन के साथ खेलने लग जाओगे। बाकी ये बेसिक मेथड से भी आप सॉल्व करिए अभी। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करिए। ए धन बी, ए धन बी 25, ए ऋण बी 13, ये है 25। चलिए इसको सॉल्व करिए। 2a, ये कट गया, 25 और 13 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाता है। a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप इसको काटोगे तो हो जाएगा 19। a बराबर 19, और आप किसी में भी मान रख दीजिए। चलिए इस बार मैं इसमें मान रख देता हूँ, ऋण वाले में। a बराबर 19 ऋण b बराबर 13 लिख दिया आपने। चलिए ये ऋण में है, b वाले को उधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, है ना। तो 19, इसको नदी पार कराओगे तो ये ऋण में आ जाएगा, और इसको भी नदी पार कराओगे उधर तो ये धन में हो जाएगा। तो b का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा b का मान। ठीक है, a का मान 19, b का मान 6, गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, मतलब गुणनफल कर दीजिए। तो 19 छक्के कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे 114 हो जाता है, बी राइट आंसर। चलिए इसको देखिए। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा इनके विलोम का अंतर 2/15 है, तो ये संख्याएं होंगी। कैसे सॉल्व करोगे इसको। अब इसमें जो हमारा था, ये वाला जो रूल था, बिल्कुल आप इस रूल को भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा ये रूल लगाओगे तो आप इसको क्या करोगे, पुराने मेथड से, जो मैंने आपको बताया है ट्रिक से। कैसे, दो संख्याओं का योग 8, अब देखिए 3 5 8 होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है।
दो छः आठ होता है, ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है। एक और यहाँ पे कॉमा है, एक और सात ये भी आठ होता है, ये भी सही है, कोई भी सही हो सकता है। तो इतने को तो तीनों जो आंसर है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं बिल्कुल। अब इनके विलोम का जो अंतर है 2/15। अब आप देखिए तीन का विलोम क्या होगा, तो मैं बोलूँगा तीन का विलोम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/3। पाँच का विलोम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1/5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे आ जाएगा 15। फिर 3 बच्चे 5 बार में, देखिए अब तीन जो ये नीचे में रहता है हर में रहता है उससे क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से, तो 15 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं। और जो भागफल हमारा आया जो 5 बार जो आया है उसको हम लोग एक के या फिर अंश के साथ में गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 तिहाई 15 3 बार में आया, हमारा भागफल कितना आया 3 आया। और 3 का जब हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। 5 में 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और ये आ गया 15 है, 2/15 है। मतलब जो ये हमारा ए वाला ऑप्शन है ये पूरा का पूरा सेटिस्फाइड कर दे रहा है दोनों चीज़ों को। पहली बात जोड़ने पे भी 8 आ रहा है, और इनके विलोम करने पे भी 2/15 आ गया, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया। आप इसको वैसे सॉल्व करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको भी आप देख सकते थे ऐसे सॉल्व करके, 1/2 ऋण 1/6 सॉल्व करिए। 2 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार में जाएगा, 2 तिहाई। 3 हमारा भागफल हो गया, 3 हमारा भागफल जो आया उसको अंश वाले से गुणा कर दिए, तो 3 एकम 3। और 6 से आप देखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2/6 आया, तो ये 2/6 आ रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको करेंगे तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ये हमारा पूरे दोनों चीज़ों को सेटिस्फाइड कर रही है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। टाइप नंबर 8, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 40 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याएं हैं और जिनका योग क्या है, तो जिनका योग 40 है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि सम संख्याएं हैं, कोई भी जो सम संख्या है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, चलिए मैं x नहीं मानता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि सम संख्याएं हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये सारी सम संख्याएं होती हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी में दो दो जुड़ रहा है, दो तो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, देखो इसमें भी दो जुड़ रहा है, इसमें भी, सब में दो जुड़ रहा है। तो मैं कुछ भी मान लिया, माना कि वो x हो गई, पहली x हो गई, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और पांचवी x+8, है ना। 1 2 3 4 5, 5 ही बोला है, 5 हमने ऐसे ही मान लिया, बराबर 40। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। x+x, देखिए सब में प्लस ही है ना, क्योंकि सभी में जुड़ रहा है। आप देख रहे हो कि 2 में 2 जुड़ रहा है, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में हम 6 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। मतलब यही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे x मान लिया और चीज़ों को लिख दिया। अब सेम x को जोड़ दीजिए, x+x, कितनी बार x है, तो बोलोगे 5 बार x है, 5x लिख लिया आपने। और बाकी चीज़ों को जोड़ लीजिए, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, बराबर 40 हो गया। चलिए इसको और आगे लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको नदी की उस पार ले जाओ, ले गए। चलिए 40 में जब 20 को घटा दोगे, देखो इसको उस पार ले जाओगे तो ऋण हो जाएगा, तो 40 में 20 को घटा दोगे तो बोलोगे क्या आया, 20 आया। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखिए 5 और x, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो बोलोगे 5 और x के बीच में किसका रिलेशन है, गुणा का। 5 गुणित x करोगे तभी 5x होगा।
5 गुणित x करोगे तभी 5x होगा। और अगर आप 5 में सोचोगे कि कई लोग के दिमाग में आएगा 5 में हम लोग x भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 5 में x कभी जुड़ता ही नहीं। केवल 5 में अगर आप x को जोड़ना चाहोगे तो केवल और केवल ऐसे ही लिखा जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा वो। तो 5 और x के बीच में क्या रिलेशन है, तो बोलोगे क्या है, गुणा का रिलेशन है। अब हमें नदी के पार ले जाना है इसको, किसको, 5 को। ये यहाँ पे गुणा में था, इधर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको 5 चौके 20 हो जाता है, आप भाग करके देख लेना, 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब भी जो सबसे छोटी संख्या मतलब x बराबर 4 हो गई, x प्लस 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप पूरे के पूरे को जोड़ देना तो भी 40 ही आएगा, पूरा जोड़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा सबसे छोटी संख्या पूछा है 4 हो गया, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 12 हो जाता, सबसे छोटी संख्या पूछा है 4 हो गया। अब आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, अपना दिमाग लगा सकते थे। सम संख्या सीधी सी बात है, आपको पता है सम संख्या बोल रहा है तो 3 और 5 का तो कोई नामो निशान नहीं है। अब देखिए 4, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं 4 पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या 6 हो जाएगी, 4 6 10 हो गया, है ना। आप ऐसी छोटी संख्या बोला है तो आप 4 आप मान लीजिए ना, यहाँ पे 4 तो लिखा हुआ है, आप 4 मान लीजिए, है ना। तो आप 4 6 8 10 12, आप ऐसे 5 संख्या यहाँ पे बोला है तो 5 संख्याएं आप ऐसी मानेंगे अगर, तो 4 6 10 10 8 18 18 10 28 28 12 40 हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर मान बस लेते तो भी आप यहाँ पे सही टिक कर लेते। चलिए इसको हम लोग सेम वैसे ही मान के बनाएंगे जैसे हमने अभी बताया है आपको। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 26 है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए मैं मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ, यहाँ पे आपको 14 दिख रहा होगा, ये 14 सबसे, ये ऑप्शन दिख रहा है 14, ये तो सम संख्या है, तो मैं 14 माना और 1 को माना। ये क्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 14 हो गई, तो दूसरी संख्या कहीं ना कहीं 12 होगी। यही तो बोला है क्वेश्चन, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या हम यहाँ पे 14 मान लिए, तो सीधी सी बात है जो छोटी संख्या होगी वो 2 कम होगी इससे, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, छोटी संख्या बोला था इसलिए हम लोग 2 बढ़ा रहे थे, यहाँ पे बड़ी संख्या बोला इसलिए हम लोग 2 कम कर रहे हैं अपने मानने के आधार पे। तो आप देखोगे 12 और 14 कितना होता है, तो 12 और 14 होता है क्या, 26। और ये तो सही है, सही हमारा आंसर हो जाएगा, 12 और 14 26 हो जा रहा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बेसिक मेथड से सीखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x हो गई और दूसरी संख्या x प्लस 2 हो गई, ठीक है, बराबर हो गया 26। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, जोड़ दीजिए, 2x प्लस 2 बराबर 26, 2x बराबर 24, इसको आप ऐसे घटा दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे 2 और x के बीच में क्या रिलेशन है, तो बोलोगे गुणा का रिलेशन है, तो आप इसको इसके नीचे ले जाओगे तो 24/2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। और ये जो 12 है वो क्या है, छोटी संख्या है, और आपको क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब ये बड़ी संख्या है, तो 12 धन 2 कितना हो गया, 14 हो गया हमारा राइट आंसर। आया समझ में। चलिए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या है, 143 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। विषम किसे बोलते हैं, आप, मैं यहाँ अगर लिखना चाहूँ तो 1 2, चलिए मैं गिनती लिख लेता हूँ, 4 5 6 7। आपको इसीलिए मैं पहली क्लास में ही बताया था, विषम सम सब कुछ पता रहना चाहिए आपको। विषम किसे बोलते हैं, तो देखिए सम हमने किसने बोला, जो 2 से कट रहा था, ये सम हो गई, है ना, ये एक सम हो गई, और जो 2 से नहीं कटा वो विषम हो गई। आया समझ में। चलिए ठीक है, अब आपको क्या बताना है, दो क्रमागत विषम संख्या है, मतलब अगर पहली 3 है तो दूसरी 5 होनी चाहिए, है ना, और पहली 5 है तो दूसरी 7 होनी चाहिए। दो क्रमागत विषम संख्याएं ही बोला है ये क्वेश्चन। चलिए और ऐसे लिख लेते हैं हम लोग,
11, 12, 13, 14, 15 ऐसा मान लीजिए हम लोगों ने लिख लिया। अभी आपको समझाने के लिए, अगर आप देखोगे 2 का गुणनफल कितना होना चाहिए, 143 होना चाहिए। अब क्रमागत होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है 3 और 5 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 15 होगा। इकाई का अंक आप पहले, अगर इकाई का अंक आपको पता होगा तो देखोगे 3 पर 15 होता है 5। अब 5 यहाँ पे है नहीं, 3 है, मतलब इसका जोड़ा भी नहीं बनेगा। 2 क्रमागत ही गुणा करना है, 5 और 7 का गुणा करोगे तो 35 होता है, बिल्कुल इनका जोड़ा भी नहीं बनेगा। अब 7 और 9 का गुणा करके देखो, 9 7 63 होता है, इसका जोड़ा बन सकता है, लेकिन आप 7 और 9 का गुणा करोगे तो 63 ही केवल हो रहा है, लेकिन इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 143 होना चाहिए, मतलब इसका जोड़ा भी नहीं बनेगा। इकाई का अंक 3 तो है, लेकिन जोड़ा नहीं बनेगा। चलिए 9 और 11 का देखते हैं। 9 और 11 का देखोगे तो क्या होगा, 99 होता है, इसका भी नहीं होगा। 11 और 13 का देखोगे तो 1 और 3 का गुणा करोगे 3 हो रहा है, कहीं ना कहीं बन सकता है। तो 11 3 33, 3 11 1 11, 1 11 3 14 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, ये 11 और 13 का, 11 और 13 गुणा करोगे तो 143 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या, तो 11 और 13 में सबसे छोटी कौन सी है, तो आप बोलोगे 11 है, सी राइट आंसर। चलिए इसको और हम समझ सकते हैं कैसे। सबसे पहले 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13 दिया हुआ है और हमें छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या मान लीजिए 13 हो गई, छोटी संख्या तो बतानी है, और यहाँ पे छोटी संख्या क्या 13 हो सकती है, तो 13 और दूसरी संख्या आप बोलोगे 15 है। छोटी संख्या यहाँ पे जो भी है ये इन्हीं में से कोई ना कोई छोटी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 15 हो गई। सभी में 2 ही तो जुड़ रहा है इसमें भी, तो आप इसको देखोगे तो 3 बचे 15, लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें तो लास्ट में 3 आ रहा है, मतलब इनका जोड़ा नहीं बनेगा। चलिए हम लोग 9 को लेते हैं। अगर 9 को मानते हैं छोटी संख्या तो बड़ी संख्या किसके मानेंगे, 11 को मानेंगे। ये भी नहीं होगा, 11 99 हो जाता है। फिर आप इसको देखो कि सबसे छोटी संख्या अगर हम 11 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, 13 मानेंगे। 11 और 13 हो जाता है 143, सी राइट आंसर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब अगला टाइप है टाइप नंबर 9। बहुत इजी सा है, आप इसको देखेंगे यहाँ पे बस आपको पहचानना रहता है कि भागफल किसे बोलते हैं, शेषफल किसे बोलते हैं, भाजक किसे बोलते हैं और भाज्य किसे बोलते हैं। ये सब चीज को हमने बचपन में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल से, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक 11 संख्या है और 11 को हम लोग 2 से भाग करना है, 11 को 2 से भाग करेंगे। चलिए आप भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आप इसको घटाओगे 11 से 10 को तो 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे किसे क्या बोलते हैं, तो ये जो 1 है वो शेषफल हो जाएगा, आप इसको शेषफल बोलोगे। जो ये 5 है ये भागफल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको 11 दिख रहा है वो भाज्य हो जाता है, क्या हो जाता है, भाज्य। और जो ये 2 है ये हो जाता है भाजक, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये होता है फॉर्मूला। मतलब आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो। अब देखिए कैसे प्रूफ करोगे। भाजक, बताइए भाजक क्या है, तो आप बोलोगे 2 है भाजक, 2 गुणित भागफल कितना है, तो भागफल बोलोगे 5 है 5। शेषफल कितना है, तो बोलोगे शेषफल 1 है। 2 पंचे 10 धन 1, 11 हो गया, और 11 हमारा भाज्य भी है, यहाँ पे 11 बराबर 11 हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग, ये तो हमारा यहाँ पे मैंने प्रूफ करने के लिए बताया था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं संख्या 971 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 80 तथा शेषफल 11 प्राप्त हो। यहाँ पे आप देखिए तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि 971 को हमें भाग करना है, मतलब सीधी सी बात है कि ये भाज्य हो जाएगा। 971 को भाज्य वाली जगह में रख दीजिए। किस संख्या से भाग दे, मतलब भाजक हमें अभी नहीं पता, इसको ले लेते हैं x। चलिए भागफल कितना हो, 80 हो, चलिए इसको ले लेते हैं 80, और शेषफल कितना हो, तो 11 हो। अब क्या करेंगे, नदियों के पार जाएंगे। ये है नदी, ठीक है, ये नदी है,
इसको जब आप क्या करोगे, इसको पक्षांतर करोगे, मतलब नदी की इस पार ले जाओगे। इसका जेंडर क्या है, अभी प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में। तो 971 माइनस 11, 971 ऋण 11 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 960 हो जाता है। कितना हो जाता है, 960। और क्या बचा, x गुणित 80, या फिर आप 80x भी बोल सकते हो। अब फिर से इसका जेंडर चेंज करो, यहाँ पे गुणित में है, इधर आएगा तो भागित में हो जाएगा। हो जाएगा बोलोगे यस हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 960 बटे 80 बराबर x। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 एक कम, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। 8 से डायरेक्ट भी काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, किसी से भी, आपका जिससे मन करे उससे काटिए, आंसर 12 ही आएगा। तो x बराबर 12, मतलब हमारा जो भाजक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लेकिन हमें इनसे डर लगता है। क्यों डर लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डरावने दिखते हैं। डरावने दिखते हैं लेकिन डरावने होते नहीं हैं, बस आप डर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। छोटा सा एग्जाम्पल, उससे आप अच्छे से चीज़ को समझ पाओगे। एक 69 मैंने संख्या मान लिया, 69 एक संख्या है, ठीक है। 69 एक संख्या है हमने मान लिया, और उसको आपको भाग देना है 8 से। आप भाग दे दीजिए जल्दी से, 8 28 64 हो जाएगा, और आप घटाओगे तो 5 शेष बच जाएगा। बच जाएगा, आप बोलो वाह बच तो गया। चलिए अब मैं यही 69 को बोलता हूं कि आप 2 से भाग करिए। 2 से भाग करिए तो बोलोगे 2 तिहाई 6, कट गया पूरा, ये बचा 9, फिर यहाँ पे 2 चौके 8, क्या बचा यहाँ पे, तो 1 बचा। आपको इससे ये समझना चाहिए कि 2 के पहाड़े में तो 8 भी आता है, तो सीधी सी बात है, अगर 8 इसको जितना भी काटेगा मतलब 2 तो उतना काट ही लेगा। क्या बोल रहा हूँ फिर से समझना, 8 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो 8 जिसको भी काटेगा उसको 2 काट ही लेगा। आप लिख के ले लो, क्यों काट लेगा, क्योंकि 8 2 के पहाड़े में आता है, सीधी सी बात है। तो हमें यहाँ 69 से भाग ना दे कि अगर हम इसी को क्या करते, इस शेषफल को ध्यान दे देते, ये जो शेषफल है शेषफल को ही भाग बस कर देते तो हमारा काम बन जाता। आप देख लीजिए, 2 दूनी 4 कर लीजिए, ये देखिए 1, यहाँ पे हमें शेषफल मिल गया। और इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा शेषफल पूछता है। क्या पूछता है, तो आप बोलोगे हमेशा इसमें शेषफल पूछता है। और क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे रहता है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 171 से भाग किया जाता है, और इसमें बोल रहा है उसी संख्या को 19 से भाग देना है। मतलब जो ये बड़ी संख्या रहेगी हमेशा इससे डिवाइड होगी। कोई भी एग्जाम में उठा के देख लीजिए, सेम ऐसे ही पूछेगा। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 2 से भाग जा रहा है, वैसे ये 171 है, ये 19 से भाग जा रहा है। ऐसे ही आप देखिए कोई 133 है, 133 भी ये 19 से भाग जाएगा। बिल्कुल हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रही है, 171 से भाग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। अब ये 19 के पहाड़े में 171 आता है, तो आपको पता है कि ठीक है 19 जो 171 से कटेगा वो 19 से कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब नहीं इतने क्वेश्चन का। बस हमें यहाँ से सॉल्व करना है। जो ये शेषफल है 40, ये 40 को आप 19 से भाग दे दीजिए, बाकी जो भी 171 से काट लिया है मतलब 19 से कट ही जाएगा। उसकी पिछली जो पुरानी कहानी है वो आप नहीं याद करेंगे, नहीं समझेंगे तो भी चलेगा। 19 दूनी 38 हो गया, 38 हो गया, 2 शेषफल आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें भी देखिए कोई संख्या है हमें नहीं पता, लेकिन देखिए 133 से भाग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 19 के पहाड़े में 133 भी आता है। जिस भी संख्या के 133 से भाग करेंगे वो 19 से कट ही जाएगा। 133 से कट रहा है तो वो 19 से कट ही जाएगा। अब बचा जो शेषफल, शेषफल की ही कहानी रहती है, तो शेषफल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है 23। अब 23 को आप 19 से भाग करेंगे, ठीक है, तो
19 एकम 19 हो जाता है और बचता क्या है, 4 बचता है, ये हो जाता है शेष। आप यहाँ पे ए को राइट कर देंगे। बस, दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही है नहीं है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, तो यहाँ पे ये देखना है जो भी संख्या रहेगी जिससे हम भाग करने वाले हैं वो हमेशा जो दूसरी संख्या जो पूछेगा उससे हमेशा कट जाएगा। बस हम शेष फल को हम उसी जो भाजक रहेगा जो दूसरा भाजक रहेगा उससे भाग करते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार और बना लेना, बस कहानी खत्म हमारी। चलिए दूसरा टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या बोलते हैं, 25 गुणित 30 को 6 से भाग करने पर शेष फल क्या मिलेगा। 1 2 0 4। अपना दिमाग लगाइए आप। चलिए, आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे मुझे पता है। 25 गुणित 30 बोलोगे, इसका गुणा करेंगे तो आता है क्या, 775। 775 आता है और आप इसको 6 से भाग करोगे। अपना दिमाग ऐसे ही लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। 6 एकम 6, घटाओगे तो 1 आएगा, 15 बचा। 6 दूनी 12, बिल्कुल आया। यहाँ पे 3 बचा, 0। 6 पंचे 30, शेष फल कितना बचा तो बोलोगे आप, शेष फल तो 0 बचा। 0 बचा या नहीं बचा तो आप बोलोगे बिल्कुल 0 बचा है। चलिए मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। ये 6 हो गया, सेम यही बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। आप एक काम करो, 6 एकम 6 कर दो, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ज़्यादा हो जा रहा है। कितना बच रहा है तो आप बोलोगे 1 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, बिल्कुल 1 बच रहा है। 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है तो बोलोगे बिल्कुल 1 बच रहा है सर। अब बताइए, 6 पंचे 30, इसको भी काट दिए, कितना बचा तो बोलोगे बिल्कुल 0 बच रहा है, 0 ही बच रहा है। ये 0 हो गया और 1 में 0 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए और इसे समझते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा हो गया, टफ नहीं है, बड़ा है क्वेश्चन। बस बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 126 गुणित 131 गुणित 526 गुणित 953। कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखे कि आप पक्का डरोगे, लेकिन डरना मना है। चलिए क्या करोगे, 25 का पहाड़ा पढ़िए, 126 से ज़्यादा ना हो तो आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, कितना बच गया, मतलब शेष बच गया हमारा +1। कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। चलिए अब फिर से 25 का पहाड़ा पढ़िए और 130 से ज़्यादा ना हो तो आप बोलोगे 25 पंचे 125 हो जा रहा है, 6 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बोलो बिल्कुल। आप यहाँ पे भाग करके देख लीजिएगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। और फिर से 25 का पहाड़ा पढ़िए, 526 से ज़्यादा ना हो, पहाड़ा पढ़िए। 25 दूनी 50, यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 दूनी 50, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे 26 लिख लीजिए, 25 से कम 25, कितना बचा तो बोलोगे 1 बचा। 1 बचा, इतने में 1, यहाँ शेष फल ही तो हमें देखना है, तो हमें शेष फल जो बच रहे हैं वही बस लिखेंगे यहाँ पे। और इसको देखिए 953, अरे बाप रे, तो डरा दिया। 953, डरना नहीं है, बस आप फिर से इसको 25 से भाग कर दीजिए। 25 दिया 75, कितना हो गया 75, काटिए इसको, ये बचेगा 20 और यहाँ हो जाएगा 3। 25 का पहाड़ा पढ़िए, 203 से ज़्यादा ना हो, ये आप भाग करने आपको आना चाहिए। 25 अट्ठे 200 होता है, बिल्कुल बोलोगे बिल्कुल होता है। और ये हो गया शेष, कितना बच गया 3, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। 6 त्रिक 18 है, कितना 18 है। अब किसी में 1 का गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं है, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। 18 हो गया, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, किसी भी संख्या में अगर आप 0 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 ही आएगा। मतलब आप किसी निगेटिव इंसान के पास रहोगे, वो जो निगेटिव बातें कर रहे हैं अभी आपकी भर्ती के लिए, तो आप निगेटिव ही होते जाओगे कि आपकी भर्ती नहीं होगी, लेट से होगी, ये होगा वो होगा, करप्शन चलेगा, ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं, आप क्या करोगे,
बस हमें पॉजिटिव के साथ में रहना है, हमें तैयारी करनी है, हमें वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए। चलिए टाइप नंबर 11, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 18 की घाते 15 लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा देखना है इसमें, और 17 की घाते 200, इसको भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। चलिए आपको इसको भाग करना है। डर जाओगे कि नहीं डरोगे? बोलोगे बिल्कुल इसमें तो डर लग रहा है मुझे, किया कैसे जाए आखिर? तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। 18 जो है वो एक्चुअल में कितनी बार है, तो आप बोलोगे 15 बार है। 18 15 बार है कि नहीं है? जो घात रहता है वो बोलते हैं कितनी बार है, तो 18 15 बार है। कितनी बार है? तो 15 बार। आप इसको चाहो तो 15 बार आपके पास टाइम हो तो मस्त बैठे बैठे लिखते रहो, मैं नहीं लिखूंगा लेकिन। अब देखिए बटे है 17, ठीक है, ये होगा क्या? कटेगा। 17 से हम लोग भाग करते जाएंगे, आप देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है? 17 कम 17, एक बच रहा है शेष। इसमें भी देखोगे तो इसमें भी एक शेष बच रहा है, इसमें भी देखोगे तो एक शेष बच रहा है, इसमें भी एक शेष बच रहा है, सभी में एक एक शेष बचता जाएगा। कितना बच रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए, कितना बचा है? एक बच रहा है। एक बच रहा है, सीधी सी बात है, एक बच रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि 18 घातित 15 बटे 17, यहाँ पे एक बच रहा है तो एक बच रहा है, एक की घाते 15, एक को 15 बार आप गुणा करके देख लीजिए, एक ही आता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। डर लगा क्या? नहीं लगा। चलिए इसको देखते हैं। 17 हो गया, 17 आप ऐसे इसको 200 बार लिख लीजिए, टाइम मिले तो लिख लीजिए। चलिए हम नहीं लिखेंगे। अब इसको 18 से भाग करना है, ऐसे लिखते जाइए, इसको 18 से भाग करना है। अभी बोलेगा ये तो छोटा हो गया, क्या करें? तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वाह 18 कम 18 -1 इसमें बच रहा है। कितना बच रहा है? बोलोगे -1 बच रहा है, नहीं तो 18 कम 18 में पूरा कट ही जा रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है? तो -1, ये भी -1 बचेगा, ये भी -1 ज़्यादा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बच रहा है। ये छोटा हो रहा है, एक और चाहिए, फिर ये 18 18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन एक चाहिए हमें, -1 है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना, -1 की घाते 200, -1 की घाते 200 हमारा बच रहा है, ठीक है। -1 सभी में बच रहा है, आप 200 बार लिखोगे तो 200 बचेगा, ठीक है। अब -1 को 200 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाता है? तो आप बोलोगे 1 आएगा सर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर 1। कैसे? देखिए, जब भी किसी भी चीज़ की घात जो रहती है वो सम होती है तो पूरा पूरा कट जाता है। कैसे? चलिए इसको समझा देता हूँ आपको। -5 की घाते 4, अगर कभी भी ऐसा ले लिया तो आप कैसे लिखोगे इसको? देखो, देखना देखना ध्यान से देखना, माइनस गुणित -5 गुणित -5 गुणित -5, माइनस और माइनस बोलोगे प्लस हो गया, ये माइनस के साथ कट गया, तो लास्ट में क्या बचा? तो बोलोगे प्लस आया। अब यही का अगर मैं बोल दूं कि -5 की घाते 3, तो आप लिखोगे -5 गुणित -5 गुणित -5, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस बेचारा बच गया, तो इसमें जो भी आएगा तो वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है, कभी भी इसकी जो घात रहती है वो घात अगर विषम है तो माइनस में रहेगा, और अगर सम है तो प्लस में आएगा। तो जब माइनस है वो -1 और इसकी घात देखिए ये सम है कि नहीं है, तो बोलोगे बिल्कुल लास्ट में 0 है, मतलब ये सम है, तो ये 1 ही आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए ये है अब अगला, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 5 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है इनमें से जो 3, 5 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इसमें अगर मैं बोलूँ आपको, इसमें से आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको विभाजिता का नियम जो मैंने बताया था उस दिन, वो बस अगर आपको याद होगा तो काम बन गया। विभाजिता का नियम नहीं पता तो चलिए
आप लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तब समझ में आएगा। 3, 5, 7 तीनों से विभाजित करना है। 5 के लिए क्या होना चाहिए, तो बोलोगे लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। बिल्कुल ही इसमें 0 है, इसमें 5 है, सब कट रहा है 5 से, मतलब 5 तो हमारा ओके है। 3 से देखते हैं। 3 से क्या रहता है रूल कि हमें अंकों का योग करना है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो बोलोगे यहाँ पे अंकों का योग 9, 9, 18, 18 3 की पहाड़ी में आता है, बिल्कुल आता है, मतलब ये कट सकता है, ये 3 से कट गया और 5 से भी कट गया। इसको देखिए तो 9, 7, 16, 16, 5, 21, ये 21 3 के पहाड़ी में आता है, तो बोलोगे बिल्कुल आता है, 3 7 21 होता है। तो ये 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। इसको देखिए 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 3 के पहाड़ी में आता है, तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कट रहा है ये। इसको देखिए 8, 4, 12, ये तो भी 3 के पहाड़ी में आता है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। अब देखिए हमारी कहानी जो बच गई वो 7 पे बच गई। 7 का रूल क्या बोलता है, 7 का रूल बोलता है कि इकाई वाली जो संख्या है उसका हम दोगुना करेंगे और घटाएंगे, तब हमें 7 से वो डिवाइड होनी चाहिए। इकाई वाली अंक पहले वाली का देखिए, इकाई का अंक 0 है, इसका दोगुना करोगे तो भी 0 आएगा, इसका 1000 गुना करोगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो 99 ऋण 0 करोगे तो 99 ही आएगा, और 99 क्या 7 की पहाड़ी में आता है, तो बोलोगे 99 तो 7 के पहाड़ी में आता ही नहीं है। आप करके देख लीजिए, 7 एकम 7, 2 और यहाँ पे 9 आया, 7 चौकी 28, बिल्कुल नहीं आता, ये हो गया गलत। इसको देखिए लास्ट में 5 है, इसको दोगुना करेंगे 10 हो जाएगा, और 97 ऋण 10, 97 ऋण 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 87 हो जाता है। 87 क्या 7 की पहाड़ी में आता है, तो आप भाग करके देख लीजिए, नहीं आएगा। क्या होगा, नहीं आएगा। 7 एकम 7, 1 बचा और यहाँ पे 7 उतार लिए, 7 दूनी 14 है, बचा क्या 3, नहीं कट रहा है पूरा, ये भी गलत। इसको देखिए 5 दूनी 10, 94 ऋण 10, करिए करिए, देखिए इकाई का अंक का दोगुना 10 हो गया, बचा क्या था 94 बचा हुआ था, आपने लिख लिया। घटाइए, ये हो गया 84, कितना हो गया 84 हो गया। अब इसको आप 84 को 7 से भाग करके देख लीजिए, कटेगा क्या 7 एकम 7, 1 बचा और यहाँ आया 4, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये भी कट जाएगा, चाहे तो आप देख करके देख लीजिए इसको, जो 840 है, आप इसको 0 ही घटाएंगे तो 84 ही तो आएगा, और ये भी कट जाएगा। तो बोलोगे सर ये तो दोनों के दोनों साथ, ये तीनों से कट रहे हैं, लेकिन इसमें बोला क्या है, सबसे बड़ी संख्या बोला है। सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, तो 945 है, 840 तो छोटा हो जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या बता रहा है, पूछ रहा है, इसलिए हम 945 करेंगे। इसको आया समझ में, नहीं आएगा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, पीछे जाना, पीछे से जाके फिर से समझना। चलिए 5 अंकों की वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से भाज्य हो। किससे हो, 15 से भाज्य हो। 15 से भाज्य हो मतलब आप ऐसे कर दीजिएगा 5 तिहाई 15। 5 तिहाई 15 होता है या नहीं होता, आप 15 से मत काटिए, उसका 15 से भाग करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। करना क्या है, 5 तिहाई 15 होता है, मतलब जो 3 से कटेगा और 5 दोनों से कट जाएगा, वो 15 से तो कट ही जाएगा। बस अब आप यहाँ पे रूल लगा लीजिए, 3 से कौन सी संख्या कटती है, तो आप बोलोगे जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से कटेगी। अंकों का योग यहाँ पे आप 1 के साथ 0 0 जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं, मतलब ये गलत, यहीं पे गलत। चलिए 1 1 2, इसको अंकों का योग कितना हो गया 2, और 2 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल नहीं आता, मतलब यहीं से ये गलत हो गया। इसको देखिए 1 और 5 6, क्या ये 3 के पहाड़ी में आता है, तो बिल्कुल आता है, मतलब ये 3 से तो पास हो गया। 5 से देखिए तो देखोगे 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से भी कट जाएगा। अब इसको देखिए 9 9 18, 18 9 27, 9 चौके 36 है ना, 36 5 41, अरे बाबा 41 हो गया। 41 क्या 3 के पहाड़ी में आता है, अरे यार नहीं पता। चलिए 4 धन 1 कर लीजिए,
5 आया। क्या 5 3 के पहाड़े में आता है? तो आप बोलोगे नहीं आया, मतलब ये भी फेल हो गया। बचा क्या? सी हमारा राइट आंसर। ये देखिए यहीं से आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अब टाइप नंबर 13, उसके बाद 14, उसके बाद क्लास एंड। 1368 में वह कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटा दे कि पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाए। 1368 में क्या घटा दें कि 11 से विभाजित हो जाए? चलिए कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? 1368 है, 1368 में हम 2 घटा देते हैं पहले। यहाँ पे 1368 में 2 घटा देंगे तो 1366 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1365 आ जाएगा। 4 घटाओगे तो 1364 आ जाएगा। आप इसको अगर आप 1368 में 8 घटाओगे तो 1360 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे घटा दिया। जो क्वेश्चन बोला था कि कौन सी संख्या घटा दे, तो मैंने सबको घटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ आपको ये देखना है, घटा तो दिया हमने, अब 11 से कौन सी विभाजित हो रही है। घटाने बोला था, घटा दिया। अब आपको देखना क्या है कि 11 से कौन सी विभाजित हो रही है। 11 से विभाजिता का नियम बताइए आप। सम संख्याओं का योग ऋण विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग बराबर 0 या फिर 11 हो। सम स्थान पे क्या है? 6 और 1 है। क्या है? 6 और 1 मतलब 7 हो गया। और विषम स्थान पे 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। घटाओगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे ऋण 2 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए, सम स्थान पे 6 और 1 7 हो गया। ऋण 5 3 8 हो गया। विषम स्थान पे ऋण 1 आ रहा है, ये भी गलत। इसको देखिए, 6 1 7, विषम स्थान पे सम स्थान पे 7, विषम स्थान पे 4 धन 3 कितना हो गया? 7 हो गया। आया समझ में? 0 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। क्या आना चाहिए? तो इसका रूल होता है सम स्थान में अंकों का योग ऋण विषम स्थान पर जो भी अंक है उनका योग क्या होना चाहिए? तो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए। 11 22 33 ये सब चीज़ आए तो वो 11 से कट जाएगा। अब इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है कि 5789 में से कौन छोटी सी छोटी संख्या घटा दे कि 25 से भाग चला जाए। मैं क्या करूँगा यहाँ पे? बिल्कुल वही रूल यहाँ पे अपनाऊंगा। 5789 में से 10 घटा दीजिए। बिल्कुल घटाइए इसको। 5789 में जब 10 घटाएंगे तो 5779 बचेगा। अब 14 घटाइए तो कितना बचेगा? 5700। ये आप स्पीड में कैसे करेंगे? जब आप गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छे से सीख जाएंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख जाओगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है। यही क्वेश्चन को आप 10 बार बना डालिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5789 और यहाँ 14 घटा दीजिए, कितना आएगा? 75 आ जाएगा। उसके बाद 5789 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 5776 हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट 5789 में से आप 21 घटा दीजिए तो 9 में से 1 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 8 में से 2 जाएंगे तो हो जाएगा 6 और उसके बाद 5767 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए 25 से भाग देना है। आप बोलोगे यार 25 से भाग देना है मतलब कहीं ना कहीं 25 होता है वो 5 से तो कटना ही चाहिए। 5 से कटना चाहिए। 5 से कौन सी संख्या कट रही है? तो बोलोगे बी बस कट रही है, ये वाली संख्या कट रही है। ए बस कट रहा है मतलब बी राइट आंसर। चलिए डांस करिए। लास्ट टाइप है क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक मैदान में गाय तथा मुर्गियों के कुल सिर 90 हैं तथा पैर 224 है, तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन लोग क्या मानते हैं? 2x 4x ऐसे करके सॉल्व करते हैं। मैं आपको कुछ अलग तरीका सिखाने वाला हूँ। इसको बोलते हैं मिश्रण वाला मेथड आपको मैं सिखा दूंगा। वैसे अभी हमने मिश्रण पढ़ा नहीं है, लेकिन मिश्रण वाले मेथड से सिखाऊंगा, बहुत इजी समझ में आएगा आपको। चलिए अब आपको ये तो पता है कि गाय के
कितने मुंह होते हैं, तो आप बोलोगे गाय के एक ही मुंह होते हैं, कोई भी हो किसी का एक ही मुंह होता है। गाय के पैर कितने होते हैं, तो गाय के 4 पैर होते हैं। अब मुर्गी कितने मुंह होते हैं, तो मुर्गी के भी एक मुंह होते हैं। कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। पता है? हाँ बिल्कुल पता है। चलिए मैं यहाँ लिख लिया गाय और यहाँ पे लिख लिया मुर्गी। अब मैं क्या करूँगा, मैं कुल मिला के जो ये सिर दिख रहा है, मतलब आपको इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि कुल मिला के जो जीव हैं, ये गाय मुर्गी मिला के कुल मिला के 90 हैं। मैंने क्या मान लिया, सबको गाय ही मान लिया। जो 90 हैं सबको गाय मान लिया। अगर आप सबको गाय मान लोगे तो कितने पैर हो जाएंगे, तो 90 गुणित 4। मैं सबको गाय मान लिया तो 90 गुणित 4 मतलब आप देखोगे 360 पैर हो जाएगा। हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सबको गाय माना था, अब यहाँ पे सबको मुर्गी मान लिया। क्या मान लिया, सारे के सारे मुर्गी हैं। तो 90 दूनी 180, 180 पैर हो जाएंगे मुर्गी के, है ना। अगर सबको मैंने गाय मान लिया तो 360 पैर होने चाहिए, और सबको मैंने मुर्गी मान लिया तो 180 पैर होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आप बोलोगे तो कितने पैर हैं, 224 पैर हैं। कितने, 224 पैर हैं। अब क्या करना है, बस आप घटा दीजिए। 360 में से 224 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमें घटाना रहता है, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड जो रहता है, अगर अभी और बाद में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये करिए कि घटाना रहेगा। 0 में से 4 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा क्या, 3 आएगा। और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा क्या, 1 आएगा। बिल्कुल आएगा, यही होगा। अब 180 छोटा है, ये बड़ा है, इस चीज़ को घटाओ। 4 में से 0 जाएंगे तो आएगा 4, ये बड़ा है, ये छोटा है ना। तो आप 22 में से सीधा 18 घटा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4। चलिए, तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि गाय का अनुपात 44 है तो मुर्गी का अनुपात 136 है। चलिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये संख्या हमें मिल गई 44 अनुपात 136। ये हमें अनुपात मिल गया गाय का और मुर्गी का। यहीं से सोचिए, बस आपको इतना ही करना था, अनुपात मिल गया। आप इसको एक काम करिए और काटिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको भी काटिए। 2 पंचे 10, सॉरी 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। क्या, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। आपको अगर ये भी नहीं आता तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा, 44 बटे 136। ये यहाँ पे हो जाएंगे गाय, ये हो जाएंगी मुर्गी। आप ऐसे काट सकते हैं, 2 दूनी 2 दूनी, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। आप ये देखिए कि 8 2, अब देखिए यहाँ पे आपको अनुपात मिल जाएगा 2 2। ये जो गाय है, अगर गाय 22 है तो मुर्गी कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। और कुल मिला के कितने हैं, तो 90 हैं। आप देखोगे 8 2 10 हो गया, और 6 2 8, 8 1 9 हो गया। 90 ही तो चाहिए थे, और यहाँ पे 90 हो भी रहा है। तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, गाय की संख्या 22 और मुर्गी की संख्या हो जाएगी 68। आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, और ऐसे ही मैं 3-4 क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ। एक क्वेश्चन में नहीं समझ आएगा, दूसरे क्वेश्चन में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, चौथे में आएगा। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पाल के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ बकरियाँ हैं। मुर्गी के 2 पैर 1 मुंह, बकरी के 4 पैर 1 मुंह। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है, मतलब 43 जानवर है कुल मिला के, और कुल पैर 142 है, तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये देखिए मुर्गी और यहाँ पे लिखा बकरी लिखा था। चलो मैंने क्या माना, सारी की सारी मुर्गियां हैं, तो 43 मुर्गियां हैं और सबके 2 पैर। कितने पैर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 86 पैर होने चाहिए। अब सबको मैंने बकरी मान लिया, तो 43 बकरियां हो जाएंगी, सभी के 4-4 पैर। कितने हो जाएंगे, तो आप गुणा कर देंगे 43 में 4 का, तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 1 17, 172 होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कितने पैर हैं कुल मिला के, तो 142 पैर है 142 पैर। घटा दीजिए, 142 में से 86 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएंगे 6, और यहाँ बचा 13, 13 में से 8 जाएंगे, बचेगा क्या, 5 आएगा।
अब इसको घटाइए, 172 में से 142 घटाओगे तो कितना आएगा, आएगा 30। ठीक है, कितने आएंगे, 30 आएंगे। फिर इसको आप काटने की कोशिश करिए। 30/30 कितने हो जाएंगी, मुर्गी। यहाँ पे जो ये है देखिए, मुर्गी के नीचे यहाँ पे मुर्गी ही आएगी, बकरी के नीचे बकरी आएगी। मुर्गी कितनी हो गई, 30, और क्या ये जो बकरी है वो है 56। इसको और काटने की कोशिश करिए, 2 15 और 2 दूनी 4, 2 8 16। अब आप ये देखेंगे कि 15 मुर्गी तो 28 बकरियां, और कुल मिला के कितनी होती हैं, तो कुल मिला के होती हैं 43, और 43 ही तो बोला है। तो 43 बोला है, बिल्कुल बोला है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुर्गी पूछा है तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी, 15 मुर्गी हो जाएंगी। देख लीजिए यहाँ पे 15 मुर्गी बोला है, तो आपने ऐसे काट लिया। आ गया आंसर, आया समझ में, नहीं आया और आगे आइए। देखिए थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बिना किसी चीज के आप इसको बना सकते हो। क्या बोल रहा है ये, गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या थी, क्या थी। चलिए इसको अगर मैं समझाना चाहूं, 1 2 3 4 ये गाय के पैर होते हैं और मुर्गी के पैर होते हैं 2। पता है, बिल्कुल पता है आपको। अब क्या बोल रहा है, जो भी संख्या है, अगर सिर की संख्या 1 है तो पैरों की संख्या उनकी 2 गुनी है ना। लेकिन सभी के 2 गुनी है, बिल्कुल है, लेकिन 14 अधिक है, 2 गुने से 14 अधिक बोल रहे हैं वो। देखिए तो आपको ये पता है कि गाय के तो 4 पैर होते हैं और 2 पैर 2 गुने हो गए, यहाँ पे 2 बच जा रहा है, एक गाय के 2 बच गया। अब ऐसे ही आप और देखेंगे तो ये वाली जो दूसरी गाय रहेगी इसके भी 2 बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। तीसरी गाय रहेगी उसके भी 2 पैर बच जाएंगे, क्योंकि जो भी है वो 2 गुने से 14 अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो सभी के 2 तो हमने मान लिया कि जो भी सिर है उनके 2 पैर तो हमने मान ही लिए, बाकी जो 2 बच रहे हैं वो एक्स्ट्रा में है, तो ऐसे सभी के 2 बचते जाएंगे। तो आप देखोगे अगर हम 7 गाय ऐसी मिला लें तो सभी के 2 एक्स्ट्रा बचेंगे कि नहीं बचेंगे पैर, तो बोलोगे बिल्कुल बचेंगे। सभी के 2 पैर एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं, एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये जो 7 गाय हो जाएंगी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्या दिमाग लगाना है इसमें। चलिए फिर से एक बार समझाता हूँ, और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि जो भी सिर की संख्या है वो, जो भी पैरों की संख्या, तो जो पैरों की संख्या है वो सिर की संख्या के 2 गुना है। ठीक है, बिल्कुल। गाय के भी 2, गाय के वैसे 4 होते हैं लेकिन मैं 2 मान रहा हूँ। ठीक है, और मुर्गी के तो 2 होते ही हैं। तो जो भी सिर है, हमें नहीं सिर पता, बिल्कुल आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन हमें क्या हो रहा है कि हमेशा हर बार में 2 जो पैर है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है गाय के रूप में, है ना, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, तो 2 पैर एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक गाय का 2 पैर, फिर दूसरे गाय का 2 पैर, ऐसे ही आप देखोगे 14 पैर एक्स्ट्रा हैं। कितने, तो आप देखोगे जो पैर है, जो पैरों की संख्या है वो 14 एक्स्ट्रा है। 14 एक्स्ट्रा है मतलब 7 गाय हमारे पास हैं। तो गायों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, तभी तो एक्स्ट्रा होगा भाई। 14 पैर बोल रहे हैं, और 14 पैर एक्स्ट्रा कब होगा, जब 7 गाय रहेंगी तब, है ना। एक गाय का 2 पैर एक्स्ट्रा, तो 14 पैर 7 गायों का एक्स्ट्रा हो जाएगा, गायों की संख्या हो जाएगी 7। अब आया होगा आपको समझ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। सुधीर प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक होता है, तो वह अगर 30 प्रश्न हल करता है तो 40 अंक प्राप्त करता है। सही की हल किए गए प्रश्नों की संख्या है। इसको आप वीडियो को पॉज करिए, आप इसको कोशिश करिए कि बन जाए, कोशिश करिए कि बन जाए। चलिए इसको सेम उसी मेथड से बनाएंगे। कौन से मेथड से बनाएंगे, अभी हमने जो बनाया था, जो पुराना वाला मेथड था, ये वाला, सेम इसी मेथड से। वो 30 प्रश्न हल करता है, और अभी आपको पता है कि सही प्रश्न हल करेगा तो 3 नंबर वो पा जाएगा। कितना नंबर पा जाएगा, 3 नंबर पाएगा। चलिए 30 प्रश्न हल किया, मैंने बोला कि वो सारे के सारे सही हल कर दिया, तो कितने नंबर पर आ गया, वो सब सही कर दिया, सब गलत कर दिया, है ना। तो कितने नंबर पा गया,
30 प्रश्न हल किया और सभी में 3 नंबर पा गया, तो आप बोलोगे 90 नंबर तो पाना चाहिए उसको, बिल्कुल पाना चाहिए। अब वो क्या किया, सारे के सारे गलत कर दिया। एक नंबर में 2 नंबर खोता है ना, एक क्वेश्चन में 2 नंबर खोता है, 30 क्वेश्चन के सारे वो गलत कर दिया, तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 नंबर उसने खो दिया, ऋण 60 नंबर, है ना। कितना नंबर पाया, ऋण 60 पाया। वो एक्चुअल में कितना पाता है, तो 40 पाता है। कितना पाता है, 40 पाता है। पाता है या नहीं पाता है, तो बोलोगे बिल्कुल पाता है। अब यहाँ घटा दीजिए, 90 में से 40 माइनस होंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे आप 50 आएगा। अब 40 में से ऋण 60, ऋण 60 मतलब सीधी सी बात है, ये बहुत छोटा है। ऋण 60 क्या होता है, मतलब बताइए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने उधार लिया है ऋण 60, तो आप बोलोगे मैं तो गरीब तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मैंने उधार भी ले लिया और ऋण 60 रुपये को उधार लिया है ना। तो इसको ये बोलते हैं, ऋण 60 मतलब बहुत छोटा ही है। 40 बड़ा है, 40 यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा लेकिन वो बड़ा है, यहाँ पे प्लस में है उसके पास। तो आप 40 में से 60 घटाइए, 40 में से 60 घटाओगे, 40 में से 60 घटा दीजिए, ऋण 60 घटा दीजिए, है ना। तो ऋण ऋण क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये 60 और ये 40 कितना हो गया, तो 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जीरो कट गया, 5 एकम 5 दूनी 10, मतलब अगर वो 2 सही करता है तो 1 गलत करता है। क्या, वो 2 सही करता है तो 1 गलत करता है, ठीक है। 2 सही किया, 1 गलत किया। चलिए, वो कितने क्वेश्चन हल करता है, तो 30 क्वेश्चन हल करता है, और वो कितने 2 सही किया तो 1 गलत किया, मतलब जो 30 क्वेश्चन है वो कितने यूनिट को बता रहा है, तो 3 यूनिट को बता रहा है। कितने यूनिट को, तो 3 यूनिट को बता रहा है। 30 क्वेश्चन 3 यूनिट को बता रहा है, और सही क्वेश्चन को हमें बताना है, 2 यूनिट सही क्वेश्चन है, तो इसका गुणित 2, 3 से काटोगे 3 एकम 3 जीरो, हो जाएगा 20 क्वेश्चन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ आई होगी। अगर क्लास में थोड़ा सा भी कुछ डाउट लगता है, किसी चीज़ के लिए डाउट लगता है, तो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कि इस टाइप में, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डाउट है, आप मुझे बता दीजिए। तो वहाँ कमेंट आप बताएंगे, उसके बाद उसका रिप्लाई अगले सेशन में मैं बता दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।